बैठिए। कितने नंबर से था? हो गया लाइव। लाइव कीजिए। ध्यान देंगे आप लोग। कहता है कि कृत्रिम कृषि कृत्रिम कृषि में किसका उपयोग होता है? तो कृत्रिम कृषि में याद रखिएगा, जैव विविधता। क्या भाई? जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी। जैव विविधता या, तो याद रखेंगे कृत्रिम कृषि। कौन कृषि? तो इसमें किसका प्रयोग होता है? जैव विविधता का। सूक्ष्म जीवों का उपयोग किसके लिए होता है बताओ भाई? औषधियों और, कहता है आणवीय जीवों विज्ञान के लिए। किसका? सूक्ष्म जीव। कौन जीव बताइए? सूक्ष्म जीव का उपयोग, जैसे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का प्रयोग जो होता है वो याद रखेंगे, औषधि निर्माण में भी इसका किया जाता है। तो औषधि और, कहता है आणवीय जीव विज्ञान के लिए उपयोग होता है किसका? तो सूक्ष्म जीव का। किसका उपयोग होता है? भारत में सबसे ज्यादा वन वाला राज्य कौन है बताइए? मध्य प्रदेश। कौन भाई? तो भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा वन कहाँ है? तो सबसे ज्यादा वन मध्य प्रदेश में है। और सबसे कम वन पूछ दे तो कम वन कहाँ है? हरियाणा। कहाँ है भाई? तो सबसे कम वन कहाँ है और ज्यादा कहाँ है? ज्यादा कहाँ है? ज्यादा कहाँ है और कम कहाँ है? कम कहाँ है? हरियाणा। याद रखिएगा। वन्य जीव विविधता का मानव के लिए क्यों महत्व है? पर्यावरण स्थिरता के लिए। किसके स्थिरता के लिए? तो वन्य जीव विविधता। कौन विविधता बताइए? वन्य जीव विविधता मतलब वन में रहने वाले जितने भी वाइल्ड एनिमल या जंगली जानवर को संरक्षित या रक्षित करने का मुख्य उद्देश्य है पर्यावरण को संतुलित या स्थिर रखना। पर्यावरण को संतुलित या, तो पर्यावरण को संतुलित या स्थिर रखना मुख्य उद्देश्य है। और ये ध्यान रखिएगा, इसलिए भी है क्योंकि अगर पर्यावरण संतुलित नहीं रहा तो ध्यान रखेंगे मानव सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए कर जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों को संरक्षित करना क्या है? जरूरी है। तो पर्यावरण स्थिर, बैलेंस रहता है पर्यावरण। जब जंगल भी रहेंगे, जंगली जीव भी रहेंगे तो अच्छी बारिश होगी, अच्छे मौसम होंगे। अच्छी बारिश अच्छे मौसम होंगे तो कृषि होगा, तो मानव भी ठीक ठाक रहेगा। जैसे ही वन वनस्पति और वन खत्म हुए, वन्य जीव खत्म हो जाएंगे। और वनस्पति और वन्य जीव जैसे ही खत्म हुए, प्रकृति अनबैलेंस हो जाएगा। और प्रकृति जैसे ही अनबैलेंस होगा तो मौसम बेमौसम हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे सारे कृषि कार्य दुनिया के खत्म हो जाएगा और इसका सीधा प्रभाव मानव पर पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। आरक्षित वन किस दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं बताइए? किससे भाई? जलवायु। किसके दृष्टि से? तो कहता है कि आरक्षित वन। कौन वन बताओ? अरे कौन वन भाई? आरक्षित वन। कौन वन? आरक्षित वन का मतलब होता है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं या नेशनल पार्क। क्या? वो सब जंगल याद रखेंगे क्या रहता है? आरक्षित। क्या रहता है? मानव गतिविधि या मानव एक्टिविटी पर रोक होता है। अवैध रूप से ना
पेड़ को काट सकते हैं, ना तो अवैध रूप से एक वनस्पति को नष्ट कर सकते हैं, ना तो उसमें रहने वाले एक जीव को आप नष्ट करेंगे। अगर कोई भी वनस्पति पेड़ काटेंगे तो वाइल्ड एक्ट अधिनियम के तहत पहले आपको अरेस्टिंग होगा और फिर आपकी जेल होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि जंगल में फॉरेस्टर विभाग का अधिकारी सिपाही होता है जो जंगलों की सुरक्षा करता है। अगर आप जंगल से अवैध रूप से कुछ भी अब लेकर आएंगे तो ध्यान रखेंगे कि आप पर कार्रवाई होगी, क्योंकि वो संरक्षित व रक्षित क्षेत्र था और अगर आपने उसे नष्ट किया है तो पर्यावरण को आपने खत्म करने का काम किया है। इस लेकर कोई भी जंगल और जंगल में रहने वाले जीवों को संरक्षित किया गया है। मुख्य रूप से याद रखेंगे मानव कल्याण। जैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार जनता के शासन के लिए ही बनता है, लेकिन जनता के द्वारा बनता है। तो पर्यावरण में पेड़ पौधे को सुरक्षित हम रख रहे हैं, वो उसके लिए नहीं, हम अपने लिए रख रहे हैं। उपयोग करें लेकिन इतना उपयोग ना कर दें कि पर्यावरण ही समाप्त हो जाए। इस लेकर जंगल को लगाना, जंगल को संरक्षित रखना, ये मानव की ड्यूटी और मानव का कर्तव्य है। क्लियर? तो जलवायु के दृष्टिकोण से, किसके दृष्टिकोण से? कहता है विश्व संरक्षण संघ WCU का मुख्य उद्देश्य क्या है भाई, बताओ तो? प्राकृतिक का क्या करना, बताओ? प्राकृतिक का क्या करना? संरक्षण करना। प्राकृतिक का क्या करना? तो प्राकृतिक का संरक्षण करना, यह है विश्व संरक्षण संघ। कौन संघ, बताओ कौन संघ? तो विश्व संरक्षण संघ का ये ड्यूटी है कि प्राकृतिक का संरक्षण करना है, ताकि प्रकृति को बचाकर विश्व को बचाना है। प्राकृतिक बचेगा तो विश्व बचेगा। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की ओर से किसने ध्यान दिया था, बताइए? कौन सरकार दिया भाई? भारत सरकार। कौन सरकार? कौन सरकार? तो याद रखेंगे स्वतंत्रता के बाद खनिजों का सर्वेक्षण। किसका सर्वेक्षण? तो बताइए, खनिज एक संसाधन है कि नहीं है? खनिज क्या है? संसाधन है ना, लेकिन मनुष्य लगातार इसका उपयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और कोई भी खनिज जो संसाधन है वो एक लिमिट अवस्था में है, और अगर आपने बहुत तेजी से इसका उपयोग किया तो आने वाले समय में ये संसाधन सीमित हैं और समाप्त हो जाएगा, और आने वाली पीढ़ी के लिए एक गहरी समस्या और संकट पैदा होगी। इस लेकर खनिजों का संरक्षण भी क्या है? जरूरी है। खनिजों का संरक्षण भी क्या है? खनिजों का संरक्षण भी क्या है? और हमने आपको खनिज के बारे में बताया था कि खनिज अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव्य और गैस अवस्था में रहता है। ठोस, द्रव्य और ठोस की बात करेंगे धातु और अधातु, धातु और मेटल और नॉन मेटल और, जबकि लिक्विड की बात करेंगे तो उसमें पेट्रोलियम क्या था, और गैसीय अवस्था में LPG। क्या बताइए, सभी खनिज हैं कि नहीं है कि नहीं है? और खनिज याद रखेंगे, खनिज से ही आज दुनिया का विकास हुआ और दुनिया यहां तक पहुंचा, जिसमें खनिज संसाधन का बहुत बड़ा योगदान था। हम मानव यहां तक पहुंचे, यहां तक अगर पहुंचे तो उसमें सबसे बड़ा योगदान है मृदा संसाधन। कौन संसाधन? और जल संसाधन। कौन संसाधन? तो मृदा और जल संसाधन को मैंने बेहतर रखा, जिससे मानव यहां तक पहुंचा, और फिर जैसे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, मानव को ज्ञान प्राप्त हुआ, तो धीरे धीरे खनिज के भी समझने लगा, और खनिज में लोहे, तांबे, सोने का प्रयोग करना शुरू किया, और वर्तमान समय में आज दुनिया 100 से ज्यादा मिनरल्स या खनिज का क्या करता है? उपयोग करता है। क्या करता है? उपयोग। आज खनिज नहीं होता तो शायद, ध्यान रखेंगे, लोग चंद्रमा पे नहीं जा पाते। आज जो भी अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर या अंतरिक्ष में गया है, वो सारे के सारे याद रखेंगे खनिज पर हैं। किस पर आधारित हैं? किस पर आधारित हैं? खनिज पर आधारित हैं। आज हमने इतना डेवलपमेंट और विकास किया,
तो इतना डेवलपमेंट और विकास जब किया तो उसका भी मूल उद्देश्य ध्यान रखिएगा क्या है, खनिज। क्या है, खनिज। इसलिए कर खनिज एक बहुमूल्य प्राकृतिक क्या है, संसाधन है, ध्यान रखिएगा। कहता है भाई कि खनिज सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं भाई बताओ, कितने प्रकार के, कितने प्रकार के। तो खनिज दो प्रकार के होते हैं, ये तो सबको पता है भाई, धातु और कौन, धातु और, धातु और अधातु। मेटल और क्या बताओ तुम, मेटल और, मेटल और। अब धातु की बात करेंगे तो धातु में तो आपको पढ़ा चुके हैं, पहला कौन, लोहा, लोहा के बाद मैग्नीज, कौन सी भाई, मैग्नीज के बाद बॉक्साइड, बॉक्साइड के बाद तांबा, बॉक्साइड के बाद तांबा, तांबा के बाद सोना, तांबा के बाद, तांबा के बाद, तांबा के बाद अधातु में सबसे पहला है कोयला। क्या है बताओ, क्या भाई, अभ्रक। क्या भाई बताओ, कोयला और अभ्रक क्या है, क्या है, अधातु। कोयला और अभ्रक क्या है, कोयला और अभ्रक, कोयला और अभ्रक, कोयला और अभ्रक अधातु। कोयला और अभ्रक क्या है, अधातु। कोयला और अभ्रक तो मुख्य रूप से मेटल और नन मेटल, मेटल और क्या, मेटल और। भारत के पूर्व में कौन सी खाड़ी है बताओ भाई, कौन सी खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, लेकिन बंगाल की खाड़ी तक ही सीमित नहीं रहना है, कुछ और खाड़ी का अध्ययन करना है। जैसे ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बंगाल की खाड़ी तो पूर्व में है ही, बंगाल की खाड़ी पूर्व में है ही। बंगाल की खाड़ी के बाद तमिलनाडु के पास है मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी बताओ, कौन सी खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, और यह है तमिलनाडु के पास। कहाँ है भाई, तमिलनाडु, कहाँ पे बताओ, तमिलनाडु के पास। कौन खाड़ी बताइए, कौन खाड़ी, तो मन्नार की खाड़ी किस राज्य के पास है, किसके पास, जबकि गुजरात में दो खाड़ी है, कच्छ, कौन सा, कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, और खंभात। कौन से, खंभात है जी। तो कच्छ की खाड़ी और कौन खाड़ी बताओ, दोनों कहाँ पड़ता है, गुजरात। कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में दो खाड़ी कौन कौन, कच्छ की खाड़ी और, कच्छ की खाड़ी और, तो कच्छ की खाड़ी और खंभात की खाड़ी किस राज्य में, गुजरात। किस राज्य में, जबकि याद रखिएगा मन्नार की खाड़ी कौन, तमिलनाडु। कहां, कौन सा, कौन सा, तो मन्नार की खाड़ी का संबंध कहां से है, और भारत के पूर्व में कौन खाड़ी है, कौन खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। भारत के उत्तर में कौन सा देश दिखाया गया है बताइए, चाइना। कौन दिखाया गया है, ये तो सबको पता है ना। और भारत और चाइना किस रेखा द्वारा अलग होता है, मैकमोहन। कौन रेखा, तो मैकमोहन रेखा द्वारा दो देश अलग होता है, कौन कौन, भारत और, भारत और, कन्फर्म ना। अब देखो भाई, कहता है धात्विक खनिज प्राय किस चट्टान में मिलते हैं, अग्नेय चट्टान। कौन चट्टान, तो बताओ भाई, चट्टान कितने प्रकार के पढ़ाए गए थे, तीन। कितने, एकदम ध्यान समझो, चट्टान कितने प्रकार के हैं, तीन। सबसे पहले कौन, अग्नेय। कौन, अग्नेय के बाद अवसादी। कौन, कौन, अवसादी के बाद रूपांतरित। क्या नाम है भाई, रूपांतरित। है कि नहीं बताओ। अब गौर कीजिएगा, अग्नेय चट्टान। कौन चट्टान, कौन चट्टान, अग्नेय चट्टान का उदाहरण है आपका ग्रेनाइट। क्या नाम है बताओ, ग्रेनाइट। क्या,
और बेसाल्ट। कौन? तो बताओ, ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस चट्टान के? आग्नेय के। किसके भाई? तो बेसाल्ट चट्टान याद रखेंगे किसके उदाहरण है? आग्नेय के। किसके? कौन सा? बेसाल्ट। कौन सा? बेसाल्ट या आग्नेय कहें, बात एक ही है। ग्रेनाइट, आग्नेय को ही ग्रेनाइट बेसाल्ट कहते हैं। औषधि के अंतर्गत आता है कोयला। कौन? कौन? चूना पत्थर। कौन? कौन पत्थर? चूना पत्थर के बाद बलुआ पत्थर। कौन पत्थर? कौन पत्थर? कौन पत्थर? तो बताइए कि हमने औषधि चट्टान को कितने भागों में बांटा है? 3। कितने? पहला कौन? कोयला। पहला कौन? कोयला के बाद चूना पत्थर के बाद, जबकि रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान? रूपांतरित चट्टान का उदाहरण में सबसे पहला कौन? सबसे पहला है नीस। कौन? कौन? नीस का नाम सुने हो ना? कौन सा? नीश। कौन सा? नीश के बाद हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट के बाद होगा संगमरमर। क्या होगा? क्या होगा? संगमरमर। क्लियर ना? अब बताओ कि भाई धात्विक खनिज। कौन खनिज? जैसे लोहा। कौन? कौन भाई? अब प्रश्न आएगा कि लोहा जो है वो किस चट्टान में मिलेगा? आग्नेय चट्टान। कौन चट्टान? कौन चट्टान? तो लोहा कहाँ मिलेगा? आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान के 2 रूप हैं। कौन कौन? ग्रेनाइट और बेसाल्ट। ग्रेनाइट और बेसाल्ट। जबकि अवसादी चट्टान। कौन चट्टान? इसमें एक जीवाश्म ईंधन भी है। कौन? कोयला। कौन? और दूसरा लिक्विड है जिसका नाम है पेट्रोलियम। क्या है भाई? तो बताओ, पेट्रोलियम और गौर कीजिएगा, पेट्रोलियम और कोयला। पेट्रोलियम और, वर्तमान समय की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा के संसाधन में उपयोग में कोयला और पेट्रोल होता है कि नहीं होता है? तो कोयला और पेट्रोल पूछेगा किस चट्टान के उदाहरण है? औषधि। किस चट्टान? तो औषधि चट्टान में याद रखेंगे 2, एक कोयला और दूसरा कौन? पेट्रोलियम। कोयला और रूपांतरित चट्टान उसे कहते हैं जिसको रूप बदल दिया गया हो, जिसको क्या किया गया हो। तो ध्यान रखिएगा, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है नीस। कौन? कौन? नीस के बाद कौन? और ग्रेफाइट के बाद कौन? तो पहला कौन? नीस के बाद ग्रेफाइट के बाद। कंफर्म ना? नेक्स्ट क्लास कहता है भाई, ध्यान देना, आधात्विक खनिज प्रायः किस चट्टान में पाए जाएंगे? परतदार। कौन चट्टान? कौन चट्टान? परतदार चट्टान को ही याद रखेंगे रूपांतरित चट्टान कहते हैं। परतदार को क्या बोलते हैं? रूपांतरित। परतदार को क्या बोलते हैं? रूपांतरित। परतदार को क्या बोलते हैं? रूपांतरित। परतदार को क्या बोलते हैं? रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान? कन्फर्म ना? तो परतदार का एक अन्य नाम क्या है भाई? रूपांतरित चट्टान। कौन चट्टान? चलो नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। खेतड़ी और अलवर किसके लिए है? तांबा के लिए। किसके लिए? और ये दोनों जगह कहां पड़ता है? राजस्थान। कहां पे? जबकि तांबा के लिए एक और जगह है घाटशिला। कौन? झारखंड। कहां पे? और एक है माजल खंड। माजल खंड का संबंध कहां से है? मध्य प्रदेश। कहां से भाई? कौन सा? तो माजल खंड का संबंध कहां से? कहां से? किसका? तो माजल खंड का संबंध और घाटशिला झारखंड। और खेतड़ी, खेतड़ी कहां? खेतड़ी कहां? और ये तीनों जगह है तांबा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? तांबा के लिए। याद रखिएगा। बालाघाट। कौन? कौन सा खनिज पाया जाता है भाई? मैग्नीज। क्या?
मैग्नीज का उपयोग लोहा में किया जाता है, किसमें? ताकि क्या बन सके? इस्पात। क्या बन सके? तो लोहा और मैग्नीज मिलकर क्या बनता है? इस्पात। क्या बनता है? तो बालाघाट पड़ता कहाँ है? कि कुछ हुआ क्या? हाँ क्या? ठीक है, देख लेते हैं। बालाघाट याद रखिएगा। बालाघाट कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश। बालाघाट कहाँ है? मध्य प्रदेश। बालाघाट कहाँ है भाई? मध्य प्रदेश। बालाघाट कहाँ है? कौन सा? बालाघाट। क्लियर? नेक्स्ट सवाल। कोरापुट किसके लिए जाना जाता है? बॉक्साइड मतलब क्या? एल्युमिनियम। कौन भाई? तो कोरापुट है कहाँ पे? उड़ीसा। कोरापुट कहाँ है? अरे भाई कोरापुट है कहाँ? उड़ीसा में। किसके लिए प्रसिद्ध है? और बॉक्साइड से हम प्राप्त करते हैं क्या? एल्युमिनियम। लेकिन ये एल्युमिनियम कहाँ कहाँ बनते हैं पहले सुनिए। पहला है बाल्को। कौन? बाल्को पड़ता है, इसको कहते हैं भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बाल्को का फुल फॉर्म है। और ये ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के कोरबा में है। छत्तीसगढ़ के कहाँ पे है? तो कोरबा छत्तीसगढ़ में। बताइए कौन है, बताओ तो। बाल्को। कौन सा? बाल्को के बाद है नालको। कौन सा? नालको। कौन सा भाई? नालको की बात करेंगे, यह है अंगुल। कहाँ पे? अंगुल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। अंगुल कहाँ पड़ता है? उड़ीसा। उसके बाद तीसरा है आपका इंडाल्को। क्या नाम है? इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। याद रखिएगा, इंडाल्को। इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है ना। ये इंडाल्को कहाँ है भाई? ये याद रखेंगे, आपका है जेके नगर, पश्चिम बंगाल। जेके नगर कहाँ है बताओ भाई? जेके नगर की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल। कौन सा? हिंडाल्को। और चौथा है हिंडाल्को। हिंडाल्को इसको बोलते हैं हिंदू। इसे पढ़िएगा तब ने। तो हम तो अबरी की हाथ पकड़ के लिखा दें। ये तो लिख रहे हैं तो मन है तो लिख लीजिए। अब बोले कि लिखो, ये भोज हो रहा है, खाओ अब, है ना। जब हम लिखा रहे हैं तो लिख, मन है तो लिखिए। हम हाथ पकड़ ले हैं किसी का? लिखो। तो ध्यान रखिएगा, हिंडाल्को। कौन? हिंडाल्को है रेणुकूट। कहाँ भाई? और रेणुकूट पड़ता कहाँ है? यूपी। कहाँ? देखो, हिंडाल्को का मतलब होता है हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, फुल फॉर्म, है ना। किसका? हिंडाल्को। हिंडाल्को है कहाँ? रेणुकूट, यूपी। रेणुकूट कहाँ? और एक है पांचवा है मालको। कौन? मालको है मद्रास एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसे जीवन भर तो लफंगगिरी किया। बिहार में आ गया बहाली वैकेंसी, तो सब लफंगा भी सोचा कि मास्टरे बन जाए। बात समझा? तो हम लफंगो आ रहा है। बात और कुछ बात नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बहुत तो लड़के दिल्ली मुँह कमा रहा था, देखा बगल वाला हो गया, अब हमर काहन होगा, तो दिल्ली से फॉर्म भर के आया है पढ़े ले। महिला युग से छोड़ दी थी, 10-20 साल से। लेकिन देखा सब मास्टरनी हो गया, तो हम हूं तो बन ही जाएंगे। और नीतीश कुमार जब तक ही रहेंगे तब तक महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल मिलेगा। हाँ? सही में नहीं सुना होगा। ये ओरिजिनल बीपीएससी वाले लड़के जो है ना, जो बीपीएससी तैयारी करता है, उसको हम कुछ पढ़ाते तो सीरियस होता ही नहीं है। जैसे कुछ भी, अगर मैं नॉर्मल क्लास में
4-5 पर्वत का नाम लू ना तो लूसेंट फुसेंट पढ़ के उसको पता है। माउंट एवरेस्ट तो नेपाल, कंचनजंगा सिक्किम, है ना, इस सब। उसी में जब मैं बीपीएससी प्रीवियस ईयर से जब मैं आंध्रा या तमिलनाडु के पहाड़ी के बारे में बताते हैं तब लगता है ये झूठे तो नहीं बोल रहा है। जैसे आंध्रा में एर्नामल्ला, नल्लामल्ला, बेलीकोंडा, पालकोंडा, शेषांचलम, नागरी की पहाड़ी, तमिलनाडु में जेवादी, सेवेराय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी की पहाड़ी। तब लड़का कहता कि वो सब पहाड़ है, क्योंकि वो तो पढ़ा नहीं, वो तो सीधे पहला में एडमिशन हुआ, 3 क्लास के बाद आ गया तीसरा में, और तीसरा से छठा में, और छठा से के बाद 9वां में जाके 10वां परीक्षा दे दिया। तो पढ़ा कब? तो उसको आता है नाम तो थोड़ा तकलीफ होता है। तो मालको है मद्रास एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और यह है चेन्नई में। कहाँ है भाई? चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई कहाँ? तो बताओ भाई, ये एल्युमिनियम फैक्ट्री की बात करेंगे तो एल्युमिनियम फैक्ट्री में पहला है पाल्को। कौन? भारत एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत एल्युमिनियम, कोरबा कहां पड़ता है? नालको। कौन? नेशनल एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। नालको कहां है? अंगूर। अंगुल कहां है? उड़ीसा। इंडाल्को। कौन? इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडाल्को, जेके नगर, पश्चिम बंगाल। जेके नगर। हिंडाल्को। कौन? हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदुस्तान एल्युमिनियम। ये है रेणुकूट। कहाँ है? और रेणुकूट है कहाँ? यूपी। रेणुकूट कहाँ है? और एक है मालको। कौन? मद्रास एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। मद्रास एल्युमिनियम, चेन्नई। कहां पे? कन्फर्म ना? ध्यान देना। नेक्स्ट सवाल। टेस्ट आप लोग दे रहे हैं ना? कितना बजे? 3 टाइम में है ना? यूट्यूब जो भी यहाँ है, हाँ, टेस्ट जरूर मारिए, है ना, और डिस्कशन भी उसका होता है ना। तो उसमें सेट प्रैक्टिस अगर आप लगातार कर रहे हैं आप लड़कों के बीच में, तो आपका कॉन्फिडेंस पूरा बढ़ता है। घर पर पढ़िए और उसके बाद समूह में पढ़िए, कॉन्फिडेंस बल मिलता है ना। तो टेस्ट का टाइम जो है बीपीएससी 1 to 5 के लिए टेस्ट एवरीडे 3 शिफ्ट में चलाया जाता है, 6 to 8 चलाया जा रहा है। तो हमको लगता है बहुत लड़का 3 शिफ्ट में आता भी है, बहुत लड़के आते हैं। सेट प्रैक्टिस जरूर कीजिए, उसके डिस्कशन भी आपको मिल ही जाता है। जब उसका आंसर चाहिए, है ना, आंसर तो आपको मिल ही जाता है। और लगातार अगर आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि आपको कहीं धीरे 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 आपका एवरेज जो है ना सही करने का, खुद आप अनुभव कीजिए कि आप 1-2 महीना जब आप करते हैं तो लगता है वही तो सेट आ गया है। तो यही निरंतर अभ्यास का चीज है। निरंतर अगर आप करते चले गए तो एक दिन आपका 70-80 तक पहुंच जाएगा। लड़का है कि किया 1 महीना छोड़ दिया तो जहां था वहीं पहुंच गया। निरंतर अभ्यास अगर हो तो आपका बिल्कुल सब कुछ बेहतर होगा। तो टेस्ट जो है मॉर्निंग का आके दीजिए, इवनिंग में आके दीजिए, है ना। इसके बाद हाँ, जीके का तो मेरा भी 4 बजे से स्पेशलाइज टेस्ट चलता है, पता है ना आप लोग को? नहीं पता है? एकदम पता कर लीजिए। 4 बजे से जीके का भी मेरा टेस्ट चलता है। नहीं, 4 से 5, फिर 5 से है रीजनिंग, फिर है मैथ, फिर है आपका वो डिस्कशन होता है सामने, 20 क्वेश्चन होता है। तो जिनको 4 से 5 भी करना है तो उसमें आके कर सकते हैं, उसका कोई ये ज़्यादा नहीं है। 1 महीना तक आपको पूरा, उसमें तो ऑल सब्जेक्ट मैं ही करवाता हूँ। क्या डेली का? देखिए, अभ्यास तो आप पे निर्भर करता है।
जितना आप अभ्यास करेंगे, अभ्यास तो एक दो सेट तो आप जरूर बनाइए। सेट प्रैक्टिस से टाइमिंग मैनेजमेंट सबसे बड़ा है कि सेट प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो आपको 100 क्वेश्चन बनाने का एक टाइमिंग मैनेजमेंट होता है। आप कितनों पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं, टाइमिंग पर विशेष ध्यान देना। 4 से 5 आ सकते हैं, ज्यादा फी स्ट्रक्चर है। इसी पर होता है, इसी पर ऊपर में होता है, वो तो पता करिएगा। 4 से 5 जीके जीएस का चलता है। बॉक्साइड से, बॉक्साइड से क्या बनाया जाता है? एल्युमिनियम। क्या बनाया जाता है? तो बॉक्साइड से क्या बनाया जाता है भाई? एल्युमिनियम। क्या? तो पूछ देगा कि बताइए बॉक्साइड किसका अयस्क है भाई? एल्युमिनियम का है कि नहीं, बताइए। चलिए, मैकाल पहाड़ी में कौन सा खनिज मिलता है भाई, बताओ। कौन कौन? तो मैकाल श्रेणी। कौन श्रेणी बताओ? तो मैकाल श्रेणी की बात करेंगे। कौन श्रेणी भाई? तो मैकाल श्रेणी की बात करेंगे तो मैकाल श्रेणी में ध्यान रखिएगा सबसे, या मैकाल पहाड़ी में बॉक्साइड। क्या? और यहां पर एक जगह है, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। कहां पे? और मध्य प्रदेश का एक जगह है बालाघाट। कौन? जो बॉक्साइड के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? और एक है उड़ीसा का कोरापुट। कौन सा? कोरापुट कहां पड़ता है? उड़ीसा। कहां पड़ता है? कौन सा? तो कोरापुट का संबंध कहां से भाई? उड़ीसा से। और बालाघाट का संबंध मध्य प्रदेश से। और मैकाले पहाड़ी भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और, याद रखिएगा। लौह खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं भाई? रवेदार चट्टान। कौन चट्टान? रवेदार चट्टान या अग्नेय चट्टान। रवेदार चट्टान या रवेदार चट्टान या कौन भाई? लौह खनिज। कौन खनिज? लौह खनिज के लिए सबसे भारत में बड़ा केंद्र है बैलाडीला। कौन सा बताओ? अब बताओ, बैलाडीला लोहा खनिज के लिए है कि नहीं? बताओ कहां है? छत्तीसगढ़। अरे कहां भाई? कौन सा? बैलाडीला। कौन सा? तो बैलाडीला कहां पड़ता है? कहां पड़ता है? कौन सा? कौन सा? बैलाडीला के बाद है नोआमुंडी। कौन सा? नोआमुंडी भी लोहा के लिए प्रसिद्ध है, झारखंड। कहां भाई? अरे कहां भाई? झारखंड। कहां पे? और फिर एक याद रखेंगे, कुंद्रेमुख। कौन सा? कौन सा? कुंद्रेमुख है कर्नाटक। कुंद्रेमुख कहां है? तो कुंद्रेमुख भी लोहा के लिए प्रसिद्ध कहां है? कर्नाटक। कहां है? नोआमुंडी का संबंध कहां से है? झारखंड। कहां से? अब बैलाडीला छत्तीसगढ़। बैलाडीला बताइए, सारे लोहा के लिए प्रसिद्ध है कि नहीं है? लोहा के लिए है, ध्यान देना है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अधिकतर खनिज किन चट्टानों में पाए जाते हैं? प्राचीन चट्टान समूह। कौन चट्टान? प्राचीन का मतलब प्रारंभिक चट्टान हम अग्नेय चट्टान को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? प्रारंभिक चट्टान किसको बोलते हैं? अग्नेय चट्टान। किसको बोलते हैं? इस लेकर प्राचीन चट्टान के समूह में ही अधिकतर क्या होते हैं? खनिज, लोहा, तांबा, ये सब ध्यान रखेंगे, जो बहुत करोड़ों साल पहले उसका निर्माण हुआ है। कहता है कि लौह अयस्क एवं मैग्नीज के भंडार कहां पाए जाते हैं? धारवाड़ समूह। कौन समूह बताओ? और धारवाड़ समूह का क्षेत्र भारत के किस राज्य से है बताओ तो? कर्नाटक। कहां से? जैसे एक सुने होंगे आप लोग, कुडप्पा। नाम सुने ना? कुडप्पा पर्वत श्रेणी सुने हैं ना जी? कौन श्रेणी? ये कुडप्पा पर्वत श्रेणी का संबंध है आंध्र प्रदेश। कहां से बताओ? कहां से? फिर है कुडप्पा के बाद याद रखेंगे एक है गोंडवाना। कौन सा? गोंडवाना। कौन सा? यह छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर पठार है कि नहीं है? झारखंड। कहां पे? कहां पे? लेकिन धारवाड़ की बात करेंगे तो धारवाड़ कहां पड़ता है? धारवाड़ कहां पड़ता है? कर्नाटक। धारवाड़ कहां पड़ता है? कर्नाटक। और याद रखिएगा कुडप्पा कहां पड़ता है?
आंध्र प्रदेश। कुडप्पा कहाँ है और गोंडवाना कहाँ है? छोटा नागपुर। गोंडवाना कहाँ है? गोंडवाना कहाँ है? छोटा नागपुर। क्लियर? चलिए आज यही सेशन रहेगा।
आवाज है? रिमोट लो, रिमोट दे। कल काय नंबर तक देखे थे हम लोग? है? ये हो गया था ना? जल्दी भेजो, है ना? तबीयत सही नहीं हुआ है, तब आए, अब डॉक्टरे से दिखाना पड़ेगा। है? डेंगू हो रहा है? इस टाइम में थोड़ी डेंगू होता है। हाँ, टाइफाइड का कह सकते हैं। क्या चाह रहे हैं, टाइफाइड हो गया हो? चलिए बढ़े, क्या आगे बढ़े? ध्यान समझिएगा, क्या कह रहा है कि दलित पैंथर्स का मुख्य लड़ाई जो है वो किससे था? किससे था तुम्हारा? महाराष्ट्र के जो विभिन्न क्षेत्र में बढ़ रहे अत्याचारों से था तुम्हारा। महाराष्ट्र में जो विभिन्न क्षेत्र था वहां बढ़ रहे अत्याचारों से था। और याद करिए, कल हम दलित पैंथर्स के बारे में बताए थे, और ये जो दलित पैंथर्स का गठबंधन हुआ था वो कहां पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। और भाई साहब, एक और मेन कारण यही था तुम्हारा, जो वहां के दलित थे, जो दलितों के साथ भेदभाव हो रही थी, उसी को दूर करने के लिए ही दलित पैंथर्स बनाया गया था। तो एक और मेन काम जो है तुम्हारा वो यही था कि महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्र में जो बढ़ रहे दलितों के खिलाफ अत्याचार था, उसी के खिलाफ जो है तुम्हारा इसको बनाने का जो मुख्य कार्य था, यानी दलित पैंथर्स का मुख्य कार्य यही था तुम्हारा। कल इसके बारे में हालांकि हम बता चुके थे। जब आगे देखिएगा, अरे कहाँ गया रे वो लड़का? चलो देखिएगा, कह रहा है कि भारतीय किसान यूनियन का प्रमुख कौन था तुम्हारा? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत, महेंद्र सिंह टिकैत, इसको लिख लीजिएगा, महेंद्र सिंह टिकैत लिखना। भारतीय किसान यूनियन की स्थापना लिख लेना, 1986। इसका स्थापना कब हुआ था? 1986। भारतीय किसान यूनियन के जो स्थापना हुआ था वो 1986 में हुआ था। और किसके द्वारा? तो महेंद्र सिंह टिकैत के द्वारा। और देखो, भारत में, या आप लोग जब संविधान पढ़ते होंगे तो एक सुनते होंगे एक शब्द, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप। देखो, एक अच्छा लोकतंत्र में दबाव समूह नहीं रहेगा तब दिक्कत हो जाएगा, तब वो क्षेत्र जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से नहीं चलेगा। दबाव समूह बहुत प्रकार का हो सकता है। यदि बीपीएससी को लेकर के प्रोटेस्ट हुआ तो ये भी सरकार पे एक दबाव समूह के रूप में काम किया तुम्हारा। और एक अच्छा लोकतंत्र के लिए जब तक प्रेशर ग्रुप नहीं रहेगा, एक दबाव समूह नहीं रहेगा, तो तब वो लोकतंत्र हो करके भी लोकतंत्र नहीं हो पाएगा। तब चीन जैसा हो जाएगा। चीन में आप सरकार के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। नॉर्थ कोरिया में आप आवाज तो छोड़िए, आंखों नहीं उठा सकते हैं।
आईक्यू पगला है, बांध के तोप में उड़ा देगा तुमको। और एगो हमारा देश है, आंख छोड़िए, आवाज छोड़िए, हाथों उठा देते हैं, कभी कभी नहीं उठा देते हैं, चाहे वो दिल्ली का हो चाहे वो बिहार का हो। अब हम खुल के तो नहीं बोलेंगे, यूट्यूब पे हैं हम, लेकिन हमारे यहाँ तो स्वतंत्रता बहुत ज्यादा है। दो देश के लोगों को भाग्यशाली समझना चाहिए, एगो अमेरिका और दूसरा भारत। इतना स्वतंत्रता किसी और देश के जनता को नहीं है जितना हम लोगों को है। गाली गलौज छोड़ो, हाथों पैर उठा देते हैं। अरे 2 दिन जेले में न रहेंगे, मारेगा तो नहीं ना, हालांकि गलत बात है, नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हम स्वतंत्रता का बात कर रहे हैं। लिबर्टी देखो किस रूप से मिला हुआ है हम लोगों का। तो लोकतांत्रिक देश में एक दबाव समूह होना चाहिए, वो स्टूडेंट का हो, चाहे वो किसान का हो, चाहे वो तुम्हारा मान लो जो उद्योग का हो, हर चीज का भारत में जो है एक दबाव समूह बना हुआ है। यही कारण है कि जब 1929 का आर्थिक मंदी पड़ा पूरा विश्व में, कहा जाता है कि 2 अर्थव्यवस्था, एगो समाजवादी अर्थव्यवस्था, एगो समाजवादी अर्थव्यवस्था और एगो उदारवादी अर्थव्यवस्था। और इस दोनों अर्थव्यवस्था में कहा जाता है 1929 में पूरे विश्व में एक आर्थिक मंदी आई थी। और कहा जाता है कि इस आर्थिक मंदी में सबसे ज्यादा कोई अर्थव्यवस्था डूबा, तो वो अर्थव्यवस्था डूबा कौन सा? उदारवादी अर्थव्यवस्था। अमेरिका जो है वो पूरा का पूरा नीचे पड़ गया। जहां जहां कैपिटलिज्म था, जहां जहां पूंजीवादी इकोनॉमिक्स था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था था, वो पूरा का पूरा उसका ग्राफ जो है नीचे की ओर चल गया। और जहां पे सोशलिस्ट इकोनॉमी था, जहां पे समाजवादी अर्थव्यवस्था था, और उस समय समाजवादी अर्थव्यवस्था का कह सकते हो कि सबसे बढ़िया जो उदाहरण था वो यूएसएसआर था। और भाई साहब कहा जाता है कि पूरे विश्व के लोगों ने समाजवादी अर्थव्यवस्था को बड़ा अच्छा से माना। और 1929 में जमींदारों के खिलाफ भारत के किसान तुम्हारा एक संघ बनाता है, और उसकी शुरुआत बिहार से ही हुई। एक वो सभा बना, बिहार प्रांतीय किसान सभा। कौन सा सभा? बिहार प्रांतीय किसान सभा, लिख लीजिएगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा। और ये बिहार प्रांतीय किसान सभा जो है वो 1929 में बना था। सहजानंद सरस्वती ना, कौन बनाए थे? सहजानंद सरस्वती, सहजानंद सरस्वती। और ये मेन कारण क्या था इनको बनाने का? इसको बनाने का 2 कारण था। एक तो 1929 का आर्थिक मंदी था, और दूसरा कहा जाता है कि जमींदारों के खिलाफ जो है जो किसानों का शोषण हो रहा था, तो किसानों का जो शोषण हो रहा था उसके लिए भी एक उपाय के रूप में इसको सोचा गया। बाद में कहा जाता है कि दक्षिण भारत के एगो आदमी थे जिनका नाम था एनजी रंगा, और एनजी रंगा जो है वो मिलते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती से, और 1935 में दोनों आदमी की मुलाकात होती है। और 1936 में एगो और बनता है जिसको क्या कहा गया? क्या कहा गया? हाँ लिख लेना, अखिल भारतीय किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936, लखनऊ में न रे, कहां पे? लखनऊ में। और इसके भी अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सचिव लिख लेना एनजी रंगा। सचिव किसको बनाया गया था? सचिव बनाया गया था एनजी रंगा को, सचिव बनाया गया था एनजी रंगा को। ये दक्षिण भारत के थे। अखिल भारतीय किसान सभा का सचिव किसको बनाया गया था? एनजी रंगा को बनाया गया था। समझ आ रहा है यहां तक? और उसके बाद कहा जाता है कि भारत में ये दौर चलते रही, किसानों से संबंधित एक पर एक सभा बना। हालांकि 1964 में कहा जाता है कि ये जो अखिल भारतीय किसान सभा था ये 2 पार्ट में बट जाता है। एगो उसी में एगो पार्टी बनता है कम्युनिस्ट पार्टी।
हालांकि कम्युनिस्ट पार्टी उस पहले ही बन चुका था एम.एन. रॉय के साथ में ही, लेकिन बाद में कहा जाता है कि जब अखिल भारतीय किसान सभा टूटा तो साल दर साल बीतते गया, और ये जो आप अभी 1986 में जो बना था महेंद्र सिंह टिकैत के शासन का अथी में जो अध्यक्षता में, वो अभी भी काम कर रहा है। और 2019 का याद करिए, जो फार्मर बिल आया था, किसान बिल आया था ना, जिसके खिलाफ पूरा दिल्ली में जो है वो खतरनाक रूप से आंदोलन चला। भारत का सबसे लंबा आंदोलन में किसान आंदोलन को भी गिना जाएगा 2019 का, करीब करीब 1 साल तक चला था तुम्हारा। और भाई साहब उस आंदोलन को यदि देखिएगा आप लोग, तो उस आंदोलन को कहीं ना कहीं जो किए थे, तो ये जो आपको भारतीय यूनियन संघ किसान वाला जो संघ दिख रहा है, वो जो है उसको लीड किया था। और तब जाकर के सरकार को मजबूरन जो है उस यानी उस बिल को जो है वापस लेना पड़ा था। हालांकि फार्मर बिल में 1-2 बात बड़ी अच्छी थी, लेकिन बात नहीं समझा गया उस चीज को। लेकिन एक प्रेशर ग्रुप जब तक बढ़िया से नहीं होगा किसी देश में या किसी क्षेत्र में, तो एक अच्छा लोकतंत्र पैदा नहीं हो सकता। इसीलिए तुम्हारा कहा जाता है कि ये जो भारतीय किसान यूनियन का जो प्रमुख है वो कौन थे तुम्हारा, महेंद्र सिंह टिकैत। और भारत में ऐसे बहुत सारे किसान यूनियन का तुम्हारा बनाया जा रहा है। तो भाई साहब इसका स्थापना कब हुआ था, 1900। चलो आगे बढ़े, अब ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 1990 में प्रारंभ के किस गांव में महिलाओं को बीच प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था। तो भाई साहब नेल्लौर, कौन सा तुम्हारा, नेल्लौर जिले के एगो गांव था जेकर नाम था दुबरा गांठ। दुबरा गांठ प्रौढ़ अवस्था को शिक्षित करने के लिए यहाँ पे जो है तुम्हारा साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था, प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम चलाया गया था 1990 में। 1990 में, ठीक है। अब हमारी बात को समझिएगा। देखो, जब हम लोग शिक्षा का बात करते हैं, शिक्षा का बात करते हैं, तो शिक्षा का बात तुम्हारा चला मौलिक अधिकार में भी दिया गया है ना। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में है कि नहीं, किस अनुच्छेद में है, किस में है, अनुच्छेद 21 ए न है। कितना से कितना चला, 6 से लेकर के 14 साल तक ना। अब बोलेगा ये ओरिजिनल संविधान में था क्या, बाद में न जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 86वां संविधान संशोधन 2002 ना, इसी में जोड़ा गया था। बाद में संसद ने, किसने तुम्हारा, संसद ने एगो अधिनियम भी लाया था, लिख लीजिएगा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा अधिकार अधिनियम। और ये जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम था, और ये जो भाई साहब लाया गया था वो 2009 में लाया गया था। कब लाया गया था, 2009 में। पूछेगा लागू कब हुआ था, क्या बोलिएगा, 1 अप्रैल 2010 ना। लागू कब हुआ, 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 इसको लागू किया गया था। अच्छा, यदि शिक्षा का बात करिएगा तो शिक्षा का बात जो है वो मौलिक कर्तव्य में भी है, मौलिक कर्तव्य में है ना, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज में भी है। और मौलिक कर्तव्य में यदि आप लोग देखते हैं तो भाई साहब जिस समय मौलिक कर्तव्य बना था उस समय मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी थी, 10, और वर्तमान में कितना है, 11। तो 11वां जो मौलिक कर्तव्य और शिक्षा से ही संबंधित है ना। और शिक्षा क्या है, 6 से 14 ना, 6 से 14 साल तक के बच्चों को जो है वो शिक्षा मुहैया करवाना उसके माता पिता का कर्तव्य होगा, उसके अभिभावक का कर्तव्य होगा। और ये भी तुम्हारा केमा संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। तो भारत में शिक्षा को लेकर के अच्छा खासा काम किया गया। जैसे सर्व शिक्षा अभियान का नाम सुने होंगे आप लोग, लिखिएगा सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। पूछेगा कि भारत में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी, 2001 में। 2001 में जो है वो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है
मध्य प्रदेश पीसीएस में कि ये साल नहीं दिया था, पूछ लिया था कि सर्व शिक्षा अभियान जो है वो भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चलाया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना? 9वीं पंचवर्षीय योजना के जो दौरान जो है तुम्हारा 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है ये तुम्हारा चलाया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना पूछेगा तो क्या बोलिएगा? 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1997 से 2002 तक। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था। अब पूछेगा कब चलाया गया था, तो 2001 में चलाया गया था। कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा। जब आगे देखिएगा तो कहता है कि सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक अधिनियम का बना दो। 2005 में ना 2005 में इसको कहते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। आरटीआई कब बना? 2005 में। अच्छा, तुमसे पूछेगा कि मान लो कि हम तुमसे पूछ दिए कि सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन क्या एक मौलिक अधिकार है या फिर एक वैधानिक अधिकार है या फिर एक संवैधानिक अधिकार है? कितने आदमी जानते हैं कि मौलिक अधिकार है? हमको हाथ उठाइएगा। किसको लगता है कि मौलिक अधिकार है? जिसको लगता है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। आपको लगता है? आपको भी लगता है? आपको भी? शर्मा कह ले रहा दोस्त, हाथ उठाओ न रे। आपको भी लगता है? आपको भी? और क्यों है रे तुम लोग सब पगला है। किसको लगता है कि संवैधानिक अधिकार है? संवैधानिक अधिकार है। आपको लगता है? ए तुम तो अब ये उठाई थी रे मौलिक हो अधिकार में। सब अधिकार में तुम हाथ उठा लो। लड़की लोग बड़ी तेज होती है हो। हाँ तो वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है क्या रे? नहीं है। लेकिन वोट देने का अधिकार संविधान में चर्चा है ना रे, 326 में। अब पागल है का हो? नहीं, वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। वैसा अधिकार जिसका संविधान में चर्चा किया गया है लेकिन मौलिक अधिकार में चर्चा नहीं किया गया है, तो वैसे अधिकार को संवैधानिक अधिकार। समझ आ रहा है? आरटीआई चला, संसद ने कानून बनाकर न बनाया है, तो वैधानिक अधिकार न रे। फंसाएगा तुम लोग, फंस जाएगा। समझ आ रहा है? तो ये जो है यानी तुम्हारा सूचना का अधिकार जो है यानी आरटीआई जो है वो कब लाया गया था? जून 2005 में। कब लाया गया था? जून 2005 में। बड़ा खतरनाक है ये। आप लोग यूज करते हैं कि नहीं करते हैं पता नहीं, हालांकि किए हैं। हाँ, अरे कुछ भी कर सकते हैं आप इसके तहत, कुछ भी। आपका रोड खराब है, जो रोड बनाया है सीधे ओकरा तरफ आरटीआई कर दीजिए। और आरटीआई का बड़ा खतरनाक नियम है, आपके नाम को गुप्त रखा जाएगा। यही होता है ना रे, तुम्हारे नाम को गुप्त रखा जाएगा। काहे कि भाई साहब जो ठेकेदार बनाया है हो सकता है लठेत हो और तुम्हारे बारे में पता कर लेगा कि आखिर मेरा कंप्लेन किया किसने है। अब बीच बाजार में मार दो, काहे कि भारत में तो अब क्राइम, खास करके बिहार में तो नॉर्मल हो गया है तुम्हारा। तो इसलिए इस सब अधिनियम में जो है, इसमें जो है तुम्हारे नाम को गुप्त रखा जाएगा, किसी को बताया नहीं जाएगा। हाँ, लेकिन तुमको पूरा रिपोर्ट दिया जाएगा कि देखिए ऐसा 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 हुआ है तुम्हारा। तो आरटीआई अधिनियम जो आया तुम्हारा वो कब आया तुम्हारा? 2005 में। समझ आ रहा है तुम्हारा? अब आगे देखिए क्या कर रहा है। नेपाल में लोकतंत्र कब कायम हुआ? 1990। 1990। लेकिन यहां ध्यान से लिख लेना चला 2008। 2008 एससीईआरटी में एक बार 1990 दिले है, लेकिन मेनली रूप से जो लोकतंत्र नेपाल में स्टार्ट हुआ वो कब हुआ तुम्हारा? 2008 में। 2008 में। देखो जो एससीईआरटी में लिखा होगा, तो एससीईआरटी में जो लिखा हुआ ये है,
और पूछेगा कि नेपाल जो है अपना संविधान कब लागू किया, 2015। कब लागू किया संविधान, तुमसे पूछेगा कि अपना संविधान कब लागू किया नेपाल, तो 2015। 2015 में अपना संविधान लागू किया था। देखिए 1950 से ही भारत और नेपाल का संबंध बड़ा अच्छा रहा। भारत और नेपाल के बारे में कहा जाता है कि रोटी बेटी का संबंध जो है वो बिहार और नेपाल का रहा है, खास करके भारत में बिहार और नेपाल का। यदि आप लोग हमारे तरफ चलिएगा, कोई सुपौल सहरसा से है रे, सुपौल वाला से है होगा तो हाँ ठीक है, तो उधर हाँ ठीक है, तो अरे हाँ भाई ठीक है, तो उधर यदि जाइएगा सुपौल के तरफ जाइएगा तो हमारा जो ननिहाल है, तो ननिहाल का नाम है बभनी, समझे। तो वहां से एगो बांध निकला हुआ है, और वो बांध जब से खास करके बिहार जो है वो ड्राई स्टेट बना है, मतलब ड्राई स्टेट समझ रहे हो ना, जब से लिक्विड बंद हुआ है बिहार में, तो तब से उस क्षेत्र के जो आदमी है जकरा चिला कि पूरा दिन मारने का आदत रहता है, वो सब कुछ नहीं करेगा, वो सब साइकिल उठाएगा और वही बांध को पकड़ेगा सीधे, और 1.5-2 घंटा में जो है सीधे नेपाल। अब मान लो कि भाई साहब यहाँ पे गमछा रख ले है, फटा हुआ पेंट पहन ले, ओकरा का रोकेगा पुलिस वाला सब, और आराम से जाता है, मस्त पी के आएगा तुम्हारा उधर से। तो भाई साहब उधर वाले क्षेत्र में जब जाइएगा तो उसमें कहा जाता है कि रोटी बेटी का संबंध है, लड़की लोग का भी शादी होता है। जो बॉर्डर से सटा हुआ क्षेत्र है ना, तो देखिएगा कि उधर से लड़की का शादी इधर का हो रहा है और इधर के लड़की का शादी का उधर से हो रहा है। तो इसीलिए भारत और नेपाल को रोटी बेटी का संबंध वाला देश कहा जाता है। लेकिन भारत और नेपाल में 1-2 चीज का अंतर रहा। 1990-92 तक भारत और नेपाल जो है वो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाद में भारत और नेपाल का संबंध थोड़ा सा गड़बड़ भी हुआ। जब नेपाल का एगो प्रधानमंत्री ओपी ओली का नाम सुना है, बड़ा खतरनाक वाहियात आदमी हो, उसने कहा भगवान राम जो है नेपाल के हैं। वो तो छोड़ो, हद तो तब हो गया जब उसने बोला कि जो भाई साहब वो ये काली नदी है वो उत्तराखंड में, काली नदी का नाम सुने होंगे, और काली नदी जो है वो बॉर्डर बनाती है नेपाल का और भारत का, उत्तराखंड के पास। उसने कहा पूरा का पूरा क्षेत्र हमर है। वो तो भाई साहब भारत सरकार कभी कभी ओकरा आंख दिखा देता है तो डर जाता है, ओकर बस चले तो कुछ बस काहे ले चलता है, ओकर मेन कारण है चीन। चीन बस थोड़ा सा दिखाता है, जैसे भूटान। भूटान हम लोग का बड़ा प्रिय मित्र है, लेकिन इस बीच में भूटानो कभी कभी हम लोग के खिलाफ बोल देता है। काहे? तो एशिया में जो चीन से मारा हुआ है वो एक ही देश के पास आता है पैर पकड़, वो भारत है। यानी यदि चाचा मारा है तो पापा को पकड़ने के लिए आ जाएगी, भाई साहब देखो मार रहा है हमको, तो हम लोग सहायता करते हैं। तो चीन वाला जो है वो भूटान के जो यूथ लोग है, जो युवा लोग है, उसको बहकाना स्टार्ट कर दिया कि कुछ होता है तुम लोग भारत के पास चल जाता है। भारत अपने आप को समझता है कि तुम उसके अब्बा हो, और भाई साहब तुम लोग समझते हो क्या भारत अब्बा? बोला ऐसे कैसे समझ जाए, भारत अब्बा है हमारे। तो बोला कि तुम इसके खिलाफ आवाज काहे नहीं उठाता है? तो चीन थोड़ा बहुत कभी कभी भड़का देता है, तो भूटान वाला सब जो है आवाज उठा देता है। लेकिन अब जो है तुम्हारा, जैसे भारत सरकार एक बार जोर से देख लिया तो फिर शांत हो जाएगा। अब बात तो है ये ना है हो, तो भाई साहब जैसे दिखाए। तो नेपाल के साथ भी यही रहा, वहां लोकतंत्र नहीं चला, वहां राजतंत्र वाला पद्धति चली। बाद में कहा जाता है कि 1990 के दौरान जो है वो करीब करीब नेपाल की 7 गो पार्टी में बहुत सारी पार्टी थी, जैसे नेपाल कांग्रेस पार्टी थी, नेपाल कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी थी, ऐसे मिला करके 7 गो पार्टी थी तुम्हारा। और 7 पार्टी जो है तुम्हारा, जिसको सप्तदलीय भी कहा जाता है, और वो पार्टी जो है तुम्हारा प्रेशर बनाने लगा। तो जब प्रेशर बनाने लगा तब जाकर के जो वहां की जो राजतंत्र थी, जो राजशाही थी, उसने कहा कि ठीक है भाई साहब, यदि आप लोग को लग रहा है कि भारत या नेपाल में लोकतांत्रिक हिसाब से शासन पद्धति चलना चाहिए,
तो उस हिसाब से तब तुम्हारा नेपाल में लोकतांत्रिक, तो मेनली रूप से जो है वो तुम्हारा 2008 में हुआ था। कब हुआ था तुम्हारा? 2008 में। हालांकि 1990 में भी हुआ था, लेकिन फिर से तुम्हारा वहां पे राजशाही स्टार्ट हो गया था। लेकिन 2008 के बाद अभी तक राजशाही स्टार्ट नहीं हुआ है। क्लियर है? और पूछेगा नेपाल ने अपना संविधान कब किया था लागू? 2015। कब किया था तुम्हारा? 2015। क्लियर है? आ जाइए, ये देखिए क्वेश्चन आ भी गया कि सप्तदलीय गठबंधन ने कहां का आह्वान किया था? कहां पे? काठमांडू। काठमांडू बोले तो कहां चला? नेपाल की राजधानी ना। नेपाल की राजधानी कहां है? काठमांडू। ये 7 दलों का गठबंधन था जिसको सप्तदलीय गठबंधन कहा गया। ये तुम्हारा नेपाल राजशाही के खिलाफ जो है, नेपाल राजशाही के खिलाफ जो है, खिलाफ आंदोलन चलाया था। नेपाल में आंदोलन चलाया था। नेपाल राजशाही के खिलाफ जो आंदोलन चलाया था जो दल, उसको सप्तदलीय गठबंधन भी कहा गया। सप्तदलीय गठबंधन भी कहा गया। लिख लिए? बांग्लादेश कब हुआ था रे? 1971 ना। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। बांग्लादेश कब हुआ? 1971। इसमें भी हम ही लोग साथ थे, नहीं रहते तो नहीं बन पाता, और हम लोग साथ रहे तो बांग्लादेश बन पाया है। हालांकि जब से शेख हसीना भाग के आई है भारत, और बाद में जब शेख हसीना के बाद जो बांग्लादेश में सरकार बनी है, वो हम लोग के खिलाफ ही रह रहा है अभी तक। वो हम लोग के बारे में बढ़िया बात तो नहीं कह रहा है, लेकिन ओकर हिम्मते नहीं होता है कि कुछ आगे खुल के बोले। शेख हसीना थी तो शेख हसीना ही नहीं, शेख हसीना के पिताजी के समय से ही भारत और बांग्लादेश का संबंध ठीक रहा, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को हम ही लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया था। और बाद में जब शेख मुजीबुर रहमान की बेटी यानी शेख हसीना प्रधानमंत्री बनी, तो उनका भी संबंध हम लोगों से बढ़िया ही रहा। लेकिन अभी जो बांग्लादेश का सरकार है वो सही नहीं है। सही नहीं का मतलब भारत के अपेक्षा में सही नहीं है। हो सकता है कि उसको किसी और को पसंद करता हो। तो भाई साहब, जब कोई किसी और को पसंद करे तो वहां से पीछे हट जाना ही बेहतर होता है। जिंदगी का यही वसूल लेके चलना, काहे जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। आगे बढ़े? यहां तक क्लियर है? तो आ जाओ। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ रे? 1948। श्रीलंका कब हुआ? 1948। श्रीलंका 1948। ठीक है, श्रीलंका हुआ 1948 में। ठीक। भारत में दलीय व्यवस्था की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1885 से। कब से मानी जाती है? 1885। और 1885 कौन सा? कांग्रेस ना। 28 दिसंबर न चला? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। पहला अधिवेशन जो है वो कहां पे हुआ था बताइएगा? कहां पे हुआ था? बॉम्बे में हुआ था। स्थापना किसने किया था? स्थापना किसने किया? किसने किया? नेहरू, एओ ह्यूम ने। और एओ ह्यूम ने किया तो चला, कब किया था क्या बोलिएगा? क्या दिसंबर रे? 28 दिसंबर 1800 किसी स्कूल में हुआ था ना। क्या नाम था? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ना। गोकुलदास तेजपाल रे, तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय ना। और बोलेगा चला कि हमको ये बताना है कि इसका अध्यक्षता किसने किया था? क्या बोलिएगा? डब्ल्यू सी बनर्जी। हाँ, भारत में बहुत पार्टी थी। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे, या जब आप लोग पढ़ाइएगा टीचर बन के, आपसे मान लीजिए कोई बच्चा पूछ दिया कि क्या भारत में कांग्रेस ही पहली पार्टी बनी थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए? उससे पहले भारत में कई सारे पार्टी बन चुकी थी।
लेकिन वो जो पार्टी बनी थी, वो पार्टी जो बनी थी, वो पार्टी अपने अपने हित के लिए सोचा करती थी। जैसे हम बोले कि बंगाल एसोसिएशन बना, तो बंगाल एसोसिएशन बना तो बंगाल के लिए ही सिर्फ सोच रहा था। यदि हम पूना का बात करें या बॉम्बे का बात करें या फिर तुम्हारा मद्रास का बात करें, सब अपने अपने लिए ही सोच रहा था। और 1857 में एक मेन कारण यो था कि 1857 में हम लोग आजाद नहीं हो पाए। उसका एक मेन कारण ये था कि ये आंदोलन जो है, ये जो क्रांति थी, वो अखिल भारतीय लेवल पे क्रांति नहीं हुई थी। यदि पूरा भारत 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ उतरता तो हम लोग 1857 में ही आजाद हो जाते। लेकिन पूरा भारत नहीं उतरा, एगो हथियार की कमी थी, एगो तुम्हारा प्रतिनिधित्व की कमी थी, तो एगो यो कमी थी कि अखिल भारतीय पे नहीं था ये आंदोलन। बाद में एक अंग्रेज अधिकारी ने ही हम लोगों को कहा, बोला कि तुमको आजादी चाहिए, कभी नहीं मिलेगा। हम लोगों ने कहा कि हाउ कुड यू से दैट, भाई साहब तुम कैसे कह सकते हो कि हमको आजादी नहीं मिलेगी। बोला कि तुम लोग आपस में ही बटे हुए हो, पटना वाला को मार रहा है तो पटने तक ही सीमित रह गया, पुणे वाले को मार रहा है तो पुणे तक ही सीमित रह गया, और तुमको चाहिए आजादी, कभी आजादी नहीं मिलेगी। तो बोला क्या करे, बोला मेरे पास एगो उपाय है, सारे जितने छोटे छोटे लोकल पार्टी है सभी को बुलाओ। 1883 में सभी छोटे छोटे पार्टी को बुलाया जाता है, सबको समझाया जाता है कि ऐसे तो आजादी मिलने से ना रही है। अब यदि आजादी है तो मास लेवल पर आपको आजादी के लिए लड़ना पड़ेगा, और मास लेवल के लिए एगो रिप्रेजेंटेटर होना चाहिए, एगो प्रतिनिधि होना चाहिए। और यदि अभी सोचिए ना, कोई भी आंदोलन में यदि 10 गो रहेगा ना लीडर, वो आंदोलन सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे बीपीएससी वाला हुआ था ना, देखिए होंगे बीपीएससी में सब अपने आप को लीडरे समझ गया, सब जिससे पूछिए काहे। बीपीएससी का आंदोलन एगो मंच बन गया था फेस चमकाने का, सभी लोग वहां पे इसीलिए जा रहे थे फेस चमकाने के लिए। और भाई साहब बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा टीचर सब जा रहा था यही करने के लिए। तो सबको लगा कि लीडर इसको माने कि इसको माने कि इसको माने कि किसको माने। तो भाई साहब किस किसको माने, तो बाद में पता चला सरकार ने कहा कि सिर्फ हमको मानो, लीडर को छोड़ो, और एग्जाम नहीं होने देंगे तो नहीं ये हुआ। लेकिन जब एक आदमी नेतृत्व करता है, तो जब एक आदमी नेतृत्व करता है तो आंदोलन सक्सेस होता है। गांधी जी का कोई भी आंदोलन चला, गांधी जी ककरो आगे नहीं टपने दिए, बोले मार लाठी से कपार फाड़ देंगे। भले हम लाठी नहीं चलाते हैं, लेकिन आंदोलन को लीड हम ही करेंगे, हम जैसा जैसा बोलेंगे वैसा वैसा तुमको करना पड़ेगा, हिंसा नहीं होगा तो नहीं होगा। बोला मारना खराब बात है, तो बोला मार खाना कौन अच्छा बात है। बोला मार खाना जो है एक धैर्य का प्रतीक है। बोला बाबूरबा गजब है तो हर बात सब। तो गांधी जी का विचारधारा के अनुसार पूरा भारत में आंदोलन चला। तो इन्होंने भी कहा कि तुमको आजादी जो है पूरा सब एक जगह नहीं मिलेगा, तब तक दिक्कत हो जाएगा। तब सभी पार्टी जो है वो एगो अखिल लेवल पे एगो पार्टी बनाया, और इसी पार्टी का नाम रखा गया कांग्रेस पार्टी। और उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन, एक नंबर का डफर था, बेवकूफ। उसने मजाक उड़ाया, उसने हंसी ठहाका लगाया, ये पार्टी कौन सा तुमको भारत को आजादी, बोला चला देखो कहिया मिलेगा। और लेकिन हाँ, मजाक उड़ाने का जो उनका मेन कारण था वो सच में कारण था, क्योंकि शुरू का जो कांग्रेस पार्टी देखिएगा आप, उस शुरू का कांग्रेस पार्टी कैसा था, बड़ा लिबरल था, बड़ा उदार था। वो लोग मांगने के लिए जाता था कि हे हो सिविल सर्विस में हम लोग को भी बैठने दो, लगान कम वसूलो। तो बाद में 3 गो पगला आया, लाल बाल पाल, लाल फोर लाला, बाल फोर बाल, अपाल फोर बिपिन, ये 3 गो आया। बोला ये पागल हो गया क्या तुम लोग हो। बोला भीख मांग रहा, बोला देश हमारा है, यहाँ भाई साहब सोर्स हमारा है, पैसा हमारा है, अब तुम ये लोग परदेसी है, ये लोग परदेश। अब मान लो कि हमारा घर में कोई आएगा और हमको बोलेगा कि तुम छत पे सूत जाओ, कराने हम बाहर सुता देंगे। अरे घर मेरा है यार, हम तुमको जहां बोलेंगे सोने के लिए वहां सो, मेरे ही बेडरूम में तुम सोएगा, हम ही को भगा देगा, जब तक हम नहीं कहेंगे तब तक सोने नहीं देंगे। तो वह कहने का मतलब यही था कि घर मेरा है, यहाँ का पैसा हमारा है,
सब कुछ हमारा है और तुम सारे के सारे बाहर से आए हुए हो और तुम लोग हम पे रूल कर रहे हो। और हम लोग इतना बेवकूफ कि हम लोग भीख मांग रहे हैं कि अल्लाह के नाम पे दे दो तो भगवान के नाम पे दे दो। तब बाद में कहा उसको लीड कर रहे थे कौन, बाल गंगाधर तिलक, बोला ऐसे नहीं चलेगा। तो 1905 तक ये तीनों आदमी शांत थे, लेकिन 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तब बाल गंगाधर तिलक गए, जितने भी उदारवादी नेता थे जैसे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सब के पास। और 1905 का कॉन्फ्रेंस हुआ था बनारस में। कहां हुआ था? बनारस में। और तब तीनों आदमी गए, बोले सुनो बुरबा, ये भीख मांगने से आजादी तो मिलेगी नहीं, तो एक बात हम बता रहे हैं, पहला बात तो तुम लोग भीख मांगना बंद कर दो, और दूसर बात, अगला बार जो कांग्रेस का कॉन्फ्रेंस होगा उसमें अध्यक्ष हम बनेंगे, चाहे कुछ हो जाए सब समझ लेना। अब सबको पता था कि आदमी थोड़ा सा माथा का है, तो भाई साहब बोला अच्छा ठीक है तुम जाओ, कोई दिक्कत नहीं, अगला साल तुमको बनाया जाएगा। 1906 का कॉन्फ्रेंस हो रहा था कलकत्ता में। कहां हो रहा था? कलकत्ता में। और 1906 में फिर से तिलक जी तिलक लगा के पहुंच गए। और दोनों आदमी जो है कौन कौन, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, ये दोनों का कहना था कि बस तुम इशारा करो तब देखो लाठी कैसे चलता है। तो जब 1906 में गए तो 1906 में जो अध्यक्ष के कुर्सी पे बैठे हुए थे, नहीं दादा भाई नौरोजी नहीं थे, रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष को कहा गया कि उठो, कहां बैठ गया रे? बोला अध्यक्ष हम बने। बोला पागल हो गया का? पांचे में बोल दिए थे। बोला खोजो तो रे कहां गया गोखले साहब? उनको तो पांचे में बोले थे कि हम अध्यक्ष बनेंगे। बोला नहीं हम बनेंगे। बोला बनबो तो हम ही, चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो एक इशारा ही काफी है लाठी चलाने के लिए। बाद में दादा भाई नौरोजी का एंट्री होता है, बोला कि सुनो, ना तुम बनेगा ना तुम बनेगा, ऐसा ना होता है। तो भाई साहब ना तुम बनेगा ना तुम, लड़ाई हो जाएगा। तो बोला हम बनेंगे। तो 1915 से पहले दादा भाई नौरोजी का बड़ा इज्जत किया जाता था। तब जब तो अब बाल गंगाधर तिलक बोले कि आप ही थे जो बच गए, नहीं देख रहा तो हम आज ही सुता देते बढ़िया से। बोले ठीक है बन जाइए, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, भीख मांगने वाला आदत छोड़ दीजिए, स्वराज की मांग करिए। पहली बार स्वराज की मांग कब किया गया था? 1906 में किया गया था ना। अब बोला कि अगला साल मेरे लिए सीट कंफर्म रखिएगा, और अगला साल चाहे आप भी बैठिएगा ना तो आपको भी उठा के पटक देंगे। मान रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो बोलिएगा वही होगा। और जब 1907 आया चला तो 1907 का कहां का हो रहा था? सूरत का। और इस बार पहले ये सोच लिया था कि इस बार यदि नहीं बनने दिया तो लाठी चलना तैयार है। और 1907 में जब सूरत पहुंचे तो फिर से वही रास बिहारी घोष बैठल था। बोला हे रे पगला, नहीं सुधरेगा। बोला कि हम तो इस बार बन के ही रहेंगे। इस बार फुल तैयारी था कि इस बार लाठी चलना है। हो गया, लाठी कुर्सी उठम पटका स्टार्ट हो गया। और 1907 में 2 दल बना था ना, एगो नरम दल और दूसर गरम दल। वो तो दुर्भाग्य मानो कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट कर लिया गया था देशद्रोह के आरोप में। 6 साल तक उनको जेल में रखा गया। नहीं तो भाई साहब वो आदमी तहस नहस उठा देता 6 साल में। तो 6 साल जो अंदर चल गए, इसीलिए थोड़ा बहुत कांग्रेस शांतो रहा। नहीं तो ककरा ककरा मारता पता है? लॉर्ड मिंटो को मारता, पहले हार्डिंग को मारता। मिंटो के बाद कौन आया था? हार्डिंग आया था, जकरा में दिल्ली बम कांड हुआ था। दिल्ली बम कांड हुआ था ना। दिल्ली बम कांड कब हुआ था? 1912 में हुआ था। रास बिहारी बोस उत्तराखंड में थे चला। और जॉर्ज पंचम कहा जाता है कि वो आने वाला था कहां से? इंग्लैंड से। तो बोला कि हमारा स्वागत पान पराग से करना। बोला ठीक है आइए, आपका स्वागत पान पराग से होगा। और मुंबई में आप लोग गेटवे ऑफ इंडिया का नाम सुने होंगे, उन्हीं के स्वागत में बनवाना स्टार्ट किया गया था। तो जब दिल्ली पहुंचे तो इधर बिहार वाला अलगे पागल था। बिहार वाला में सच्चिदानंद सिन्हा ज्यादा उछल रहे थे कि भाई साहब बिहार को अलग कर दो बंगाल से, काहे कि हम नहीं रहेंगे अब बंगाल में। उनके साथ एक बेइज्जती हुआ था प्लेन में, क्या हुआ था कभी बाद में बताएंगे। तो वो इस चीज पे उतारू थे कि भाई साहब हमको बिहार, उधर से बंगाल विभाजन को लेकर के। तो कहा जाता है कि जॉर्ज पंचम और लॉर्ड हार्डिंग दोनों
दिल्ली में एक शो चला, यानी तुम्हारा एक रैली स्टार्ट किया। और जॉर्ज पंचम जो है बोला कि एक बार दिखाओ हमको दिल्ली कैसा है। और हार्डिंग ने कहा कि भाई साहब जैसा आप बोले। और हार्डिंग ने पूरा दिल्ली दरबार लगाया, पूरा दिल्ली में चांदनी चौक का नाम सुने होंगे, सुने हैं, उधरे से लगा था लाल किला के तरफ से उधर होकर के। उत्तराखंड में एक वो कलर के पोस्ट पे थे रास बिहारी बोस, और उनको जब पता चला कि दिल्ली दरबार लग रहा है, मेला लग रहा है, तो मेला लग रहा है तो गुज्जर बन गया ये आदमी। अब बोला कि चलो तब बढ़िया से हार्डिंग को दिखाया जाए। बेगूसराय का एक वो आदमी था, और बेगूसराय का, बिहार का बेगूसराय, उन्होंने कहा कि हमको भी ले चलो, हम भी गोली चलाने में आगे हैं। बोला तुमको आता है? बोला लाओ पहले तुम ही पे हम शूट करके देखते हैं। बोला नहीं, समझ गए तुमको भी आता है। और कहा जाता है कि भव्य दिल्ली दरबार लगाया गया था। तो गांव सब में कोई प्रोग्राम होता है तो ना, एक तरफ लड़की का रहता है, एक तरफ जेंट्स का रहता है। तो ये लोग सोचे कि मेल वाले में जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। सारे लोग जो है पूरा महिला वाला जो ड्रेस होता है, साड़ी वाड़ी लाली वाली लगा के, और भाई साहब पहुंच गए तुम्हारा, देखो पहनले है साड़ी लेकिन कमर में कट्टा खोसले है, और भाई साहब मारने के लिए। तो कहा जाता है कि महिला वाला में घुस गया ये लोग। तो महिला वाला में तो बिहारी तो ठेठ होता है ना, हो जिद्दी होता है। तो रास बिहारी बोस को कहा कि नहीं हम मारेंगे। बोला तुमसे नहीं होगा। बोला हम बोले ना हम मारेंगे, हम ही मारेंगे। बोला कि 100 मीटर का डिस्टेंस बना लीजिए, हमसे यदि निशाना चूक जाएगा ना तब आप मार दीजिएगा। रास बिहारी बोस भी समझे कि भाई साहब का ही एक रास मुंह लगाएंगे। तो बोला ठीक है पहले तुम ही मार। तो इनके झोला में बम भी रखा हुआ था और गोली भी था। तो जब सामने सामने, और उस समय रैली फॉर्चूनर स्कॉर्पियो पे तो नहीं होता था, हाथी घोड़ा पे होता था तुम्हारा। तो हाथी पे जो है वो रैली निकल रही थी। तो कहा जाता है कि जब सामने सामने आया तो इस व्यक्ति को लगा, मस्टामी चंद, तो इनको लगा कि भाई साहब क्या पता गोली का निशाना चूक जाए, इससे बेटर है कि बम में मार दो। अब बम मार देंगे तो उड़ाइए देते हैं। बम मारा गया, और जब बम मारा तो देखो दुर्भाग्य और हार्डिंग का सौभाग्य, हाथी मर गया लेकिन हार्डिंग नहीं मरा। और भाई साहब हार्डिंग को थोड़ा बहुत चोट आया, और कहा जाता है कि फिर बाद में ये लोग भागना स्टार्ट किया। रास बिहारी बोस को पता चल गया कुछ न कुछ तो दिक्कत जरूर होगा। अब बाद में रास बिहारी बोस ने कहा कि सुनो तुम भागो अपना घर तरफ, हम भागते अपना तरफ। अब पुलिस को तो शक हो ही गया था। और अगला दिन कहा जाता है कि रास बिहारी बोस ने खुद मीडिया वाले को बुलाया। बोला कि हमको बड़ा दुख हुआ ये जान के कि किसी व्यक्ति ने जो है वह हार्डिंग साहब पे बम चलाया है। तब पुलिस को लगा नहीं हो, ये आदमी तो बड़ा शांत है, ये आदमी तो बड़ी अच्छा है। लेकिन बिहार वाला का पेट में रहता है बात हो, अभी हर जगह के मारा था, हम ही न मारे थे। तो भाई साहब पकड़ा जाता है उसमें। जैसे ये बात पता चलता है कि पकड़ा गया, तो रास बिहारी बोस जो है वहां से निकलते हैं। और वही जो रास बिहारी बोस निकले वो बाद में 1942-43 में तुमको आजाद हिंद फौज में दिखने को मिलेंगे। तब तक रास बिहारी बोस का कोई किस्सा तुमको नजर नहीं आएगा। हालांकि चलो बहुत इतिहास बता दिए, ठीक है, तो यहां तक आज रहने दो, इसके आगे जो है ले चलेंगे हम लोग कल। ऑनलाइन वाला समझा आज बताना। समझ आया तो बताना। पीडीएफ हम दिलवा देते, कह देते पीडीएफ मिल जाए। आप लोग को पीडीएफ मिल गया है ना? रखो रखो देखने। हाँ बियर एक्ट है।